डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हम नाइन्थ की न्यू फिज़िक्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स के बारे में है, इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2.1 को देखें तो इसमें पूछा गया है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सिंपल सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। स्केलर क्वांटिटीज अ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी फिज़िकल जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि आप वेट की बात कर लें, वज़न वगैरह, उसका सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, कितने केजी है ये नहीं बताना पड़ता कि किस साइड को या किस डायरेक्शन को केजी में है। इसी तरह अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, यानी कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे कि आपके पास वेलोसिटी आ गई या एक्सेलरेशन वगैरह। इसी तरह अगर हम 2.2 को देखें तो इसमें पूछा गया है गिव 5 एग्जाम्पल ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए 5 एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो स्केलर की अगर बात करें तो मैस, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, ये तमाम स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें हमें जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, डायरेक्शन वगैरह नहीं बतानी पड़ती। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम आ जाते हैं। ये ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जो है वो पॉइंट आउट करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो ये 2.3 है। इसमें पूछा जा रहा है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के एडिशन के लिए जो हेड टू टेल रूल यूज़ किया जाता है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। हेड टू टेल रूल स्टेट दैट to add two vector, place the tail of the second vector at the head of the first vector. The resultant vector is drawn from the tail of the first vector to the head of the second vector. मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ। वेक्टर रूल हमें ये कहता है, हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर जो है हमारे पास वो इस डायरेक्शन को है और दूसरा जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन को है, तो हम इनको जो है वो किस तरह से हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करेंगे। तो ये जो वेक्टर होगा आपके पास पहला, इसके हेड से आपने ये दूसरे वाले की टेल ड्रा करनी है और डायरेक्शन जो है वो सेम रखनी है। यानी ये वाला आपने एज इट इज़ उठा के यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया है, उसके पहले वाले के हेड के ऊपर इसकी टेल आनी चाहिए। तो ये इस तरह से हमने कर लेना है। उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको आपने इस तरह से ड्रा करना है कि पहले की टेल और लास्ट वाले का हेड जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए, वो दोनों आपस में मिलने चाहिए। तो ये हमारा वेक्टर 1 है और ये हमारा वेक्टर 2 है और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। इस तरह से जो है वो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने पढ़े थे और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े थे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक ऐसा ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव द स्पीड। इसी तरह जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट हाउ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ओवर द टाइम। द एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं दोनों को जो है ड्रा करके भी आपको बताता हूँ। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो इस तरह से हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस लेंगे और इसी तरह जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आप टाइम ड्रा करेंगे। तो टाइम को और हम डिस्टेंस को इस तरह से ड्रा करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो स्लोप बनेगी, लेट से इस तरह बनती है, तो ये हमें स्पीड की स्लोप जो है वो बनेगी। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो किसी भी इंस्टेंस पे स्पीड अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है तो ये टाइम है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
तो किसी भी टाइम हम जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे चलें, स्पीड टाइम ग्राफ को देखें, तो उसमें हम जो डिस्टेंस की जगह बस स्पीड ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी स्पीड होगी और इस जगह पे हमारा टाइम होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं कि यहाँ अगर हमारी इस तरह से लाइन हो तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट स्पीड पे जो है वो कोई चीज़ मूव कर रही है। जबकि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास इस तरह की वैल्यू आए, सिर्फ इस तरह की लाइन हो, स्लोप वाली लाइन ना हो, तो उसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, चीज़ जो है वो रेस्ट में है। तो इन दोनों में डिफरेंस होते हैं, इनको आपने जहन में रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2.5 में पूछा जा रहा है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट near the earth have the same constant acceleration. Does this imply that a heavier object will fall faster than a lighter object? जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है अर्थ के करीब, तो क्या आपको लगता है कि जो ज़्यादा वज़नी ऑब्जेक्ट होते हैं वो फास्टर स्पीड से जो है वो गिरेंगे अर्थ पे देन लाइटर ऑब्जेक्ट? तो इसका आंसर है नो। हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट fall at the same rate near the earth's surface because the acceleration due to gravity is independent of mass. जो एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी की वजह से, ए की जो वैल्यू है उसमें कहीं पे भी आपको मैस या एम नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि किसी चीज़ का मैस कितना है। तो बिल्कुल भी इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरे। हाँ, लेकिन जो एक चीज़ रेजिस्ट कर सकती है वो है एयर रेजिस्टेंस। जब एक बड़ा मैस होगा तो उसको एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी एक छोटे ऑब्जेक्ट से। तो एयर रेजिस्टेंस में काज डिफरेंस इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ये भी आपने याद रखना है। वैसे ओवरऑल एक्सेलरेशन का मैस के साथ कोई जो है वो लिंक नहीं है, मैस और एक्सेलरेशन का। तो अगर कोई चीज़ भारी हो या कोई चीज़ हल्की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रेट पे ही एक्सेलरेशन से ही गिरेंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2.6 है, द वेक्टर क्वांटिटीज़ आर समटाइम रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस, हाउ इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड? वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो है वो कई बार हमें स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ही मेंशन करना पड़ता है, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस हालत में हम जो है डायरेक्शन इस तरह से मेंशन करते हैं कि या तो हम उसके साथ पॉजिटिव या हम नेगेटिव साइन जो है वो लगा देते हैं, जिससे हम उसकी डायरेक्शन जो है वो बता सकते हैं। और इसी तरह डायरेक्शन कई बार हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और एंगल वगैरह जो हैं वो साथ मेंशन करके भी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है वो उसके ऊपर बोल्ड फेस वगैरह और इस तरह से जो एरो वगैरह जो है वो लगाएं, तो ये ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह अगर हम 2.7 को देखें तो इसमें पूछा गया है, अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म? एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी कि नहीं? तो इसका आंसर है नो, द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म अनलेस द बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें यह भी पता चलना चाहिए कि बॉडी मूव किस तरह से कर रही है। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन में कर रही है तो बिल्कुल वो यूनिफॉर्म जो है उसकी वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही तो फिर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। वेलोसिटी इंक्लूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ़ द डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी चेंजेस इवन इफ़ द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर स्पीड जो है वो चेंज नहीं भी हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो 2.8 है, इसमें पूछा जा रहा है, इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद? क्या ये पॉसिबल है बॉडी के लिए टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी?
जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या वो एक्सेलरेशन कर रही है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इट्स मीन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट्स वाई वो एक्सेलरेशन नहीं कर रही। नंबर 2 पे है कि कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है तो क्या वो एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही? तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो एक्सेलरेशन कर रही है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ चेंजिंग। लेकिन उसकी भी क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होनी चाहिए बार बार, स्पीड कांस्टेंट बेशक रहे। क्योंकि जैसा कि इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो सर्कुलर मोशन, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, और अगर स्पीड सेम भी है तो मे बी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी और एक्सेलरेशन जो है वो प्रोसीड होगी। तो इसलिए जो है ये हमारा कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।